हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग बजट 2022 और 23 के कुछ मेजर और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स को। जो ये सीरीज चल रही है हमारी बजट की, उसमें कल हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिन कंपोनेंट्स को गवर्नमेंट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करके अपने पूरे एक साल के दौरान किए गए एक्सपेंडिचर्स और जो हुए रेवेन्यू को किस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, उसकी इंफॉर्मेशन बजट के रूप में किस तरीके से रखा जाता है, इसको हम लोगों ने बजट 2023 के पार्ट 1 में डिस्कस किया। आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग बजट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, और ये फीचर्स हमें बताएंगे कि अगले एक साल के दौरान इकोनॉमी में किन किन क्षेत्रों में क्या क्या काम होगा इन सभी सेक्टर्स में, और उसमें गवर्नमेंट का विजन क्या है। तो उसी में हम लोग समझते हैं आज सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर के जो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जिस पर अगले एक साल में आपको बहुत अधिक काम होते हुए दिखेगा, ये अनाउंसमेंट है पीएम गति शक्ति प्लान। पीएम गति शक्ति प्लान क्या है? तो इसे कहा जा रहा है नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान जो रहने वाला है अगले एक सालों के दौरान, वो दो सेक्टर पर रहने वाला है, एक ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी आपकी कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर पीएम गति शक्ति प्लान 7 इंजन पे बेस्ड है, और इसमें इस प्लान के तहत जो भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा, इसका एक्सपेंडिचर इसके तहत डिसाइड किया गया था 15 अगस्त के दौरान 110 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर इस प्लान के अंतर्गत गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। तो किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगी? सबसे पहले रोड्स में, रेलवेज में, एयरपोर्ट में, पोर्ट्स में, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में ये अमाउंट जो है वो ओवरऑल टोटल अगले कुछ सालों के दौरान इस प्लान के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंड किया जाएगा। अब यहाँ पर इसके पीछे विजन क्या है? देखो, इसके पीछे विजन क्या है और उसको विजन को कैसे पूरा किया जा रहा है। तो यहाँ पर भारत में ऑलरेडी काफी सारे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि आपका भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया, जिसके तहत पूरे इंडिया में रोड नेटवर्क का डेवलपमेंट होना है। फिर आपका सागरमाला प्रोजेक्ट हो गया। फिर सागरमाला प्रोजेक्ट के बाद बहुत सारे देश में इनलैंड वाटरवेज स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। फिर इनलैंड वाटरवेज के बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम भी हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि आपकी उड़ान स्कीम। फिर उसके बाद इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप करने के लिए बेटर कनेक्टिविटी पे कंटिन्यूसली गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है। सो इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए जा रहे हैं। फिर अलग अलग सेक्टर में इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट प्रदान करने के लिए क्लस्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स हो, जहाँ पे इंडस्ट्री को अपनी जरूरतों के लिए सामान मंगाने के लिए या जो भी उनकी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे इंडस्ट्रीज और जब फैसिलिटीज डेवलप करी जाती है एक कॉमन जगह पर, तो उस पॉइंट को हम लोग क्लस्टर्स कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में ही कंपनी अक्सर इन्वेस्ट करती है। तो क्लस्टर्स यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप किए जा रहे हैं, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के साथ साथ फिर जो इंडिया का प्राइमरी सेक्टर है, यानी कि फिशिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, वहां पे भी ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए फिशिंग क्लस्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर जोन्स यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई करके वहां पे ट्रेड के पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब जो एफर्ट गवर्नमेंट आगे करने वाली है, इन सभी एफर्ट में एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, और वो है कनेक्टिविटी। ये सब चीजें विदाउट कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं हो सकती। इस वजह से कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा फोकस है यहाँ पे गवर्नमेंट का, और इसी वजह से अगले एक सालों के दौरान भी गवर्नमेंट ला रही है मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवेज। यहाँ पर अगले एक सालों के दौरान 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज जो हैं वो पूरे देश में कंप्लीट किया जाएगा, ताकि कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जा सके और इन सभी सेक्टर्स को सपोर्ट किया जा सके। जितनी बेटर कनेक्टिविटी होगी उतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट अट्रैक्ट कर पाएगी, उतने ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पाएंगे, और उस तरीके से इकोनॉमी जो है वो फिर आपकी रिवाइव हो पाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर गति शक्ति जो प्लान है, इसके अंतर्गत ये सभी सेक्टर्स में काम किया जा रहा है। अब ये जो गति शक्ति प्लान है, ये केवल अगले एक सालों के लिए नहीं है। इसके साथ साथ इस प्लान के ऊपर काम किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा ईयर 2024 से 25 तक, और इसमें ओवरऑल अगले 4-5 सालों के दौरान जो स्पेंड किया जाएगा मेजरली इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट
कंस्ट्रक्ट करेगी आपकी 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर लाइन से जो डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं वो एक जगह पर इकट्ठा होकर के मैन्युफैक्चरिंग करें। और जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में ये दो क्षेत्रों को अभी आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर डिफेंस कॉरिडोर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे, और उन जगह पर डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करके भारत का जो वेपन्स का इंडिजनाइजेशन का जो गोल है उसको फुलफिल करने की कोशिश करी जाएगी। इन्हीं इंडस्ट्रीज से ही ऑर्डर प्रोक्योर हो, उसके लिए भी डिफेंस इंडस्ट्रीज के द्वारा काफी सारी अरेंजमेंट की गई है। तो यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे जिसमें डिफेंस वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट टारगेट जो है हमारा इस कॉरिडोर को एस्टेब्लिश करके कि हम लोग 1.7 लाख करोड़ जो है वो यहाँ पर इतनी वैल्यू का प्रोडक्ट यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर सकें इस कॉरिडोर्स के माध्यम से, ये हमारे प्रोडक्शन का टारगेट है। सो दिस इज डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट। फिर उसके बाद देश में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टारगेट हमने रखा है कि 2026 तक हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को 300 बिलियन तक ले जाएंगे, 300 बिलियन यूएस डॉलर तक ले जाएंगे हम लोग। और यहाँ पर उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम लाए गए हैं समय समय से, जैसे कि आपका पीएलआई स्कीम है जिसके तहत, जिसको हम लोग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कहते हैं। जितना ज्यादा प्रोडक्शन कंपनी करेगी उतना ही इंसेंटिव गवर्नमेंट के द्वारा उसे मिल पाएगा। तो इस सेक्टर में भी हमें इस सेक्टर की ग्रोथ भी जरूरी है, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट शेयर अगर बढ़ाना है तो इस सेक्टर के पास बहुत पोटेंशियल है। चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जिस सेक्टर में करता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ही है, और इस वजह से हम भी चाहते हैं कि हम अपना एक्सपोर्ट शेयर बढ़ाएं। तो इसी वजह से इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे बहुत सारे देश में क्लस्टर्स, और इन क्लस्टर्स की संख्या होगी 38। और इन क्लस्टर्स पे जो छोटे से साइज की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो या बड़े साइज की इंडस्ट्रीज हो, सब एक दूसरे की नीड का ख्याल रख पाए और इनको जो भी फैसिलिटीज की जरूरत हो वो इन्हें अवेलेबल कराया जाए उस एक पर्टिकुलर एरिया या जोन में। तो उस पर्पस से ये क्लस्टर्स आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो इसके लिए भी कनेक्टिविटी की जरूरत है। फिर उसके बाद जो टोटल कार्गो हैंडलिंग होती है अभी इंडिया के पोर्ट्स पे, तो उस कार्गो हैंडलिंग की जो कैपेसिटी है उसको हमें बढ़ाना है। उसके लिए हम लोग देश में काफी नए नए पोर्ट्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में आपका वधावना पोर्ट हो, या गुजरात में कुछ पोर्ट्स की डेवलपमेंट हो, केरला के अंदर हम लोग पोर्ट डेवलप कर रहे हैं ताकि हम अपनी टोटल कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ा सकें और इसको 1759 मेट्रिक टन पर एनम पे लेकर के जा सकें। फिर उसके बाद हम एयर कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए 200 एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर उसके बाद हेलीपैड्स बनाएंगे इसके साथ साथ, और कुछ हम लोग एरोड्रोम्स को स्टैब्लिश करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एयर कनेक्टिविटी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। फिर उसके बाद गांव के क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में 4G कनेक्टिविटी पहुंच पाए, ये भी गवर्नमेंट का विजन है। और 4G कनेक्टिविटी को पहुंचाने के लिए भी गवर्नमेंट यहाँ पर इस प्लान के अंतर्गत काम करेगी। फिर उसके बाद जो गैस पाइपलाइन है, जिससे जो गैस की जरूरतें हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर उसको फुलफिल किया जा सके, उसके लिए गैस पाइपलाइन एस्टेब्लिश किया जाएगा, और इसका टोटल लेंथ होगा 17,000 किलोमीटर के आसपास। फिर नेशनल हाईवे की जो लेंथ है टोटल, अगले 1 सालों में हम 25,000 किलोमीटर तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन बाई ईयर 2024 से 25 तक हमारा इसका पूरा करने का टारगेट है 2 लाख किलोमीटर का। सो 2 लाख किलोमीटर रीजन में नेशनल हाईवे कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश करे जाएंगे। और ये सारे गोल्स जो हैं गवर्नमेंट के, जिसको गवर्नमेंट 2024 और 25 तक पूरा करेगी, इसी को कहते हैं हम लोग गति शक्ति प्लान। और गति शक्ति प्लान में इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो टारगेट है गवर्नमेंट के नेक्स्ट ईयर का। तो इस सेक्टर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट इस वजह से इस बजट में किया जा रहा है, और इस वजह से इस पूरे प्लान की जो टोटल कॉस्ट है, इतना करने में जो भी कॉस्ट आएगा टोटल, उसमें गवर्नमेंट का 110 लाख करोड़ जो है वो पैसा यहाँ पे खर्च किया जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट एलिमेंट्स को समझते हैं इस गति शक्ति प्लान के अंतर्गत। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
इसको गवर्नमेंट फुलफिल कैसे करेगी? तो गवर्नमेंट को फुलफिल करने के लिए जो गवर्नमेंट अप्रोच अडॉप्ट कर रही है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब यह है कि इसमें जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, टोटल 16 रिलेटेड मिनिस्ट्रीज जो हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं उनकी कुछ ना कुछ जरूरतें हैं और उसमें उनका कुछ ना कुछ एफर्ट होता है, तो उन सभी को एक साथ ला करके जो लंबे समय से काफी सारे इश्यूज चल रहे थे, जैसे कि प्लानिंग के लेवल पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, स्टैंडर्डाइजेशन इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था, क्लियरेंसेस को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे, फिर टाइमली तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते थे हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी का। तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन के ना होने की वजह से डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता था। तो इस सभी जो काम है गवर्नमेंट इसको करेगी, उसमें गवर्नमेंट सहारा ले रही है सभी मिनिस्ट्रीज को एक साथ ला करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के फॉर्म में डेवलप करने का। दूसरी बात, इस प्रोजेक्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म भी स्टैब्लिश किया गया है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म। और ये कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको कितने इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में, इसको रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक किया जाएगा और ये अपडेट की जाएगी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म यानी कि गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर इसके बाद नेक्स्ट, इंडिया में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के ऊपर भी इस पूरे प्लान में फोकस किया जा रहा है। सो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, मल्टी मॉडल का मतलब होता है कि डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कनेक्टिविटी। तो मल्टी मॉडल पार्क के स्टैब्लिश करने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे पार्क्स जहां पे एयर स्ट्रिप्स भी हो, जिससे एयर के माध्यम से भी यहाँ पे जो भी सप्लाई है वो की जा सके। फिर उसके बाद रोड भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोड्स कनेक्ट होते हो ताकि उसके माध्यम से यहाँ पे सामान पहुंचाया जा सके, रेलवे के माध्यम से सामान पहुंचाया जा सके। और उसके साथ साथ जब ये सारा का सारा गुड्स यहाँ पे पहुंचेगा तो उसको स्टोर करने के लिए प्रॉपर स्टोर हाउस की व्यवस्था करी जाए। तो जब एक ही क्षेत्र में ये सारा काम किया जाएगा और एक उस क्षेत्र से फिर सामान देश के दूसरे पार्ट में या कंट्रीज के दूसरे पार्ट में भेजा जाएगा, तो इसी ऐसे ही पार्क्स को हम लोग कहते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। तो इस प्लान के अंतर्गत देश के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एस्टेब्लिश किए जाएंगे। और उसमें अभी क्या है कि इन इफेक्टिव लॉजिस्टिक के ना होने के कारण, लॉजिस्टिक का मतलब है कि ओवरऑल प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग हाउ रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन, इस प्रोसेस को ही कहते हैं हम लोग लॉजिस्टिक्स। तो अभी क्या है कि ना तो हमारी स्टोर हाउस की व्यवस्था बहुत अच्छी है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन में अभी हमारी काफी डिले हो जाती है, क्लियरेंसेस की दिक्कत आती है, उससे स्पीड अफेक्ट होती है मूवमेंट की। तो अगर मूवमेंट की स्पीड अफेक्ट होगी तो ओवरऑल लॉजिस्टिक का प्रोसेस अफेक्ट होगा, जिससे कॉस्ट ज्यादा आएगा। तो अभी इंडिया में जो है वो टोटल इंडिया की जितनी भी जीडीपी है उसका 13 से 14% जो कॉस्ट है वो अभी इन्हीं लॉजिस्टिक नीड्स को पूरा करने में जाता है। तो जो हमने अपने लिए बेंचमार्क सेट किया है 7 से 8% का, उसमें हम लोग काफी ऊपर के लेवल पे हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी रैंक जो है वो स्ट्रिक्टली सुधारने की जरूरत है। फिर उसके बाद इंडिया का जो परफॉर्मेंस देखा था हमने, वर्ल्ड बैंक की एक इंडेक्स पब्लिश की जाती है इसके द्वारा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें इंडिया को 44th रैंक किया गया था। और लॉजिस्टिक इंडेक्स में जो इन्होंने इंडिकेटर इस्तेमाल किए थे वो थे कस्टम्स में क्लियरेंसेस का क्या लेवल रहता है, कितने इजिली वहां से सामान जो है वो बाउंड्री के अंदर पहुंच जाता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल शिपमेंट्स, लॉजिस्टिक कंपिटेंस, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, टाइमलीनेस मतलब शेड्यूल जो किया है जिस टाइम पे उसी समय पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, हम अपने कंसाइनमेंट को ट्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट है, ऑपरेटर है या फिर जो कस्टम ब्रोकर है, उनकी बीच में क्वालिटेटिव कॉम्पिटेंस है कि नहीं है। फिर उसके बाद क्लियरेंसेस प्रोसेस कितने इजी हैं, इन सभी पैरामीटर्स पे पब्लिश किया जाता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो उन्हीं सब पैरामीटर्स को इंप्रूव करने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स का एस्टेब्लिश किया जाना जरूरी है। और इस वजह से यहाँ पर ये बहुत सारे पार्क्स जो हैं वो यहाँ पे सप्लाई किए जा रहे हैं, एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें तो बजट प्रेजेंटेशन में रेलवे का भी यहाँ पे बजट बढ़ाया गया, रेलवे को एलोकेट किया गया 1,37,000 करोड़ रुपीस। इसके तहत यहाँ पर कवच टेक्नोलॉजी के अराउंड
लगभग 2000 किलोमीटर के रीजन में कवच टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की जाएगी, जिसमें ट्रेन्स को मैक्सिमम सिक्योरिटी, मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। अब देखो कवच टेक्नोलॉजी है क्या, ये पूछा जा सकता है हमसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। समझते हैं हम लोग कि कवच टेक्नोलॉजी क्या है, किस हो रहे हैं हम लोग। देखो कवच टेक्नोलॉजी एक एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी है, और एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी का मतलब अक्सर ये होता है कि ट्रेन के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से भिड़ने के कारण होते हैं, जब उनका कोऑर्डिनेशन लॉस्ट हो जाता है। तो इस तरह के कोलिजन से बचने के लिए यहाँ पर कवच टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। और इस टेक्नोलॉजी को 2000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क पे डिप्लॉय करके जो गोल है सरकार का, वो ये है कि सरकार जीरो एक्सीडेंट्स का जो अपना टारगेट है वो अचीव कर पाए, यानी कि किसी भी तरीके के कोलिजन को प्रिवेंट कर पाए। तो यहाँ पर कैसे काम करेगी ये टेक्नोलॉजी, तो देखो एक सेम ट्रैक पे जब दो ट्रेन आमने सामने आने को होगी, तो दोनों ही ट्रेन जो है वो एक दूसरे को पहले ही काफी दूरी से एक तरीके से डिटेक्ट कर लेंगी, और अपना जो ब्रेक है वो ब्रेक दोनों ही ट्रेन अप्लाई कर लेंगी। ये काम होगा कैसे, तो इस टेक्नोलॉजी में माइक्रो प्रोसेसर्स, जीपीएस, रेडियो कम्युनिकेशन, जो एक पूरा का पूरा सिस्टम है वो एक डिवाइस के रूप में एक ट्रेन के ऊपर माउंट किया जाता है, और डिवाइस को कंटिन्यूअसली इनपुट मिलते हैं सैटेलाइट से, और इन सैटेलाइट के माध्यम से जो ट्रेन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। दे कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू विद द हेल्प ऑफ मॉडम्स। फिर इस तरीके से जब वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो बहुत दूरी पर ही वो यहाँ पर कंटिन्यूअसली रियल टाइम में इंफॉर्मेशन अपडेट होने के कारण ये जो ट्रेन है इनमें अपने आप सेंसर्स जो हैं वो अलर्ट जारी करते हैं, और इस तरीके से ट्रेन ब्रेक लगा सकते हैं और किसी भी तरह के कोलिजन को अवॉइड कर सकते हैं। तो रेलवे ये कवच टेक्नोलॉजी भी डिप्लॉय करने वाली है अगले 2000 किलोमीटर पे अगले साल में। साथ ही साथ गवर्नमेंट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का एम है आपका कि जितने भी रेलवे स्टेशन है वो लोकल सप्लाई चेन से लोकल प्रोडक्ट को अपने रेलवे स्टेशन पे एक प्रमोशनल हब के रूप में प्रमोट करे, यानी कि लोकल रीजन से वो यहाँ पर जो भी यूनिक लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक प्लेस अवेलेबल कराए, जिससे एक उसे शोकेस डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा सके। इससे क्या होगा कि देखो जो लोकल प्रोडक्ट है उनका सप्लाई भी रेलवे बढ़ाने की बात कर रही है, कि जैसे जो लोकल प्रोडक्ट है अगर उसकी कहीं भी डिमांड है तो रेलवे उसकी मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म पर लोकल प्रोडक्ट की जब एग्जीबिशन होगी और लाखों यात्री दिन में गुजर रहे हैं, तो वो इन प्रोडक्ट से अवेयर हो पाएंगे और इससे उनकी डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ सकती है। और ऐसे लोकल जो मार्केट की जो सप्लाई चेन है उसमें लोग इन्वेस्ट जब करेंगे तो इस तरीके से जो लोकल प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ेगी और लोकल लोगों का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो पाएगा। तो इस एम से गवर्नमेंट ला रही है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम, और इसके लिए भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। फिर उसके बाद अगले साल गवर्नमेंट ने प्लान किया है 400 वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने का। तो यहाँ पर रेलवे के क्षेत्र में भी जो पैसेंजर्स के लिए कनेक्टिविटी है वो फास्ट हो पाए, उस पर भी गवर्नमेंट का यहाँ पे फोकस है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पे ये जो कवच टेक्नोलॉजी है इसको हमने समझा दिया आपको पूरा। फिर इसके बाद जो दूसरे बजट एलोकेशन किए गए हैं यहाँ पर, ये लोकल प्रोडक्ट्स के लिए और साथ ही साथ फ्रीट कॉरिडोर्स के लिए। फ्रीट कॉरिडोर का मतलब जिस जिस पे गुड्स ट्रेन चलती हैं, तो गुड्स ट्रेन की स्पीड भी बढ़ाने के लिए उनके लिए अलग से डेडिकेटेड कॉरिडोर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। क्योंकि अभी क्या होता है कि सेम रेल का इस्तेमाल जब करती है दोनों टाइप की ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन और गुड ट्रेन, तो हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है पैसेंजर ट्रेन को। तो जिस वजह से गुड ट्रेन अक्सर लेट हो जाया करती है, और जब वो लेट हो जाती है तो उसकी वजह से यहाँ पर जो कॉस्ट है लॉजिस्टिक का वो बढ़ जाता है कहीं ना कहीं, तो उसको हमें रिड्यूस करना है। उसी के लिए हम लोग डेडिकेटेड कॉरिडोर डेवलप करेंगे गुड्स ट्रेन के लिए, और उसके लिए भी यहाँ पर ये पैसा यहाँ पे रिन्यू किया गया है। तो दोस्तों ये था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर काम करने वाली है। सो आई गेस आप सभी को ये बातें एकदम क्लियर से समझ में आई होंगी। सो थैंक यू एवरीवन। और इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, और नेक्स्ट सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे बजट के अपने अगले पार्ट में एजुकेशन के ऊपर, क्या सरकार ने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी है, क्या स्कीम्स यहाँ पे रन कर रही है गवर्नमेंट। फिर एजुकेशन के साथ साथ नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे हेल्थ सेक्टर को लेकर के भी गवर्नमेंट ने क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी है। तो आप लोग कंटिन्यूअसली सीरीज को फॉलो कीजिए, और अगर आपने इससे पहले
पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को जाके देख सकते हैं आप लोग, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन. थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू.